लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड 25 to 30% होता है। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, कोविड वैक्सीन, रफाल जेट्स, इनसे सवाल पूछे गए हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। आई एम हिमांशी एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021-22 के वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारी आने वाली 2022 की लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में मदद करें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पिछले 2 सालों में क्लैट यूजी में नेबरिंग स्टेट से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि इंडिया नेपाल 2020 में, चाइना से रिलेटेड 2021 में। तो इसी वजह से श्रीलंकन क्राइसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्राइसिस शुरू होती है 2010 से, जब शार्प राइज देखने मिला फॉरेन डेट में, जो कि 2019 तक आते आते 42% ऑफ द जीडीपी हो गया। 2021 में ये 101% ऑफ जीडीपी हो चुका था, जो कि आज की इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन है। क्राइसिस काफ़ी बढ़ गई है, श्रीलंकन रुपी की वैल्यू गिर चुकी है, फूड और ऑयल क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वेट करते करते क्यू में 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और इसी वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 2021 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। पर आखिर इसके रीज़न क्या है? पहला है एग्रीकल्चरल क्राइसिस। 2021 में श्रीलंका ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया और इसी वजह से इनका आउटपुट करीब 50% डिक्रीज हो गया, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। दूसरा, कोविड क्राइसिस। तो कोविड की वजह से इनका टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ, जो कि काफ़ी मेजर पार्ट था इनकी जीडीपी का। नेक्स्ट है चाइना डेट ट्रैप, जो कि 10% है श्रीलंका के टोटल डेट का। एंड लास्टली रशिया यूक्रेन की वॉर, क्योंकि श्रीलंका करीब 45% ऑफ द वीट, 50% ऑफ मेनी ऑयल्स रशिया एंड यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। तो इन सब की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया एंड बहुत सारी कंट्रीज से हेल्प ज़रूर प्रोवाइड की जा रही है, पर अगर इसी तरीके से फाइनेंशियल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कंटिन्यूड रहे तो डर है कि कहीं श्रीलंका बैंकरप्ट ना हो जाए आने वाले फ्यूचर में। इंक्रीज ऑफ लीगल मैरिज एज ऑफ वुमेन। इंडिपेंडेंस के पहले चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया था 1929 में, और यहाँ लीगल एज ऑफ गर्ल्स 14 साल थी। पर इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसे 15 ईयर्स तक इंक्रीज किया गया। 1978 में 15 से इसे इंक्रीज किया गया 18 साल तक। और अभी रिसेंटली 16 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि विमेन की लीगल मैरिज एज को इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अब मेन एंड विमेन दोनों की सेम लीगल मैरिज एज होगी। इस डिसीजन के रीजंस जेंडर इक्वालिटी, अर्ली प्रेगनेंसी इश्यूज और लैक ऑफ वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन बताया गया। यूनियन कैबिनेट का ये डिसीजन बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पैनल विच वाज हेडेड बाय जया जेटली, जिसे 2020 में फॉर्म किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। रिसेंटली क्लैट यूजी एंड एलिट की पोस्टपोन डेट्स अनाउंस हुई है, तो इससे हमें प्रिपरेशन का और वक्त मिल जाता है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप हमारे इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर्स को इंटरैक्टिवली एंड इलैबोरेटली कवर किया है under various topics of trending affairs, legal GK, monthly compendium and assessments as well, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बजट किसी भी कंट्री का रोड मैप हमें बताते हैं, तो इंडिया का बजट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बार का फोकस डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पर था। इस बार हमने फाउंडेशन ले की ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ अमृतकाल, यानी कि नेक्स्ट 25 ईयर्स की बात की गई, जब हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। हमारे 4 प्रायोरिटी एरियाज थे: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट को 6.4% तक रखने का प्रोजेक्शन है फॉर 2023। अब कुछ एरियाज की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, जहां किसान ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा क्रॉप असेसमेंट, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर में स्प्रे करने के लिए। वर्चुअल करेंसी की बात करें तो आरबीआई डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं थ्रू ब्लॉकचेन इन 2022-23। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात की जाए तो एक स्पेसिफिक टैक्स स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां इनसे रिलेटेड इनकम पर और इनके ट्रांसफर पर करीब 30% का टैक्स लागू किया जा सकता है। और वहीं पीएम गति शक्ति के बारे में बात किया गया, जहां पे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, वाटरवेज और सभी तरीके के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, जिससे सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी भी। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एपेक्स कोर्ट है, तो इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
CGI एंड जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जजेस को अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंट CGI। टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की तो वो 34 है। अभी रिसेंटली आफ्टर अ वेट ऑफ 22 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने एक साथ 9 जजेस के अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया था ऑन 17 अगस्त 2021, जिससे कि सीटिंग 24 से सीधा 33 इंक्रीज हो गई है और सिर्फ एक सीट वेकेंट रह गई है। अगर इन 9 जजेस की बात करें तो इनकी लिस्ट आपके सामने प्रोवाइडेड है, जिनमें से 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, 4 हाई कोर्ट के जजेस एंड एक सीनियर एडवोकेट। इनके टेन्योर की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, पर हाँ 3 प्रोविजन जरूर प्रोवाइडेड है, जैसे कि दे कैन होल्ड द पोस्ट टिल द एज ऑफ 65। ये रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, और इन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं इन अपॉइंटमेंट्स के, जैसे कि पहली बार 3 वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम या पैनल में एक साथ हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि जस्टिस BV नगराथन पहली फीमेल CGI बन सकती है 2027 तक, और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पहली बार SC एंड OBC बैकग्राउंड के जस्टिसेस को एक साथ अपॉइंट किया है। इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको मुझे अब बताना है कि इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। इसका जवाब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है टोक्यो समर ओलंपिक्स। ये ओरिजिनली 2020 में होने वाले थे, जिन्हें बाद में 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया। अब तक ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुए हैं, बट ये पहली बार है कि इन्हें रीशेड्यूल किया गया ओलंपिक हिस्ट्री में। इसे टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके फ्लैग बेयरर्स इंडिया से मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह थे ओपनिंग सेरेमनी में, और बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी में। मिराई तोबा एंड सुमिति ऑफिशियल मैस्कॉट से समर ओलंपिक्स के। इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते, जिसमें से गोल्ड जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में, जो कि पहला गोल्ड मेडल था इस स्पोर्ट में, और दूसरा ओलंपिक गोल्ड आफ्टर अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी जीते गए। ओवरऑल मेडल्स टैली में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते और इंडिया का रैंक 48 था। आपको इस इवेंट से रिलेटेड इलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे PDF में भी प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगला इशू है रशिया यूक्रेन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो रशिया एंड यूक्रेन ने एक काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल और कल्चरली रिच पास्ट शेयर किया है। 1991 में जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो रशिया और यूक्रेन 2 इंडिपेंडेंट नेशंस बने, और इन्होंने काफ़ी अच्छे ब्रदरली रिलेशनशिप शेयर किए। ये तब तक चला जब तक यूक्रेनियंस ने एक प्रो रशियन लीडर को आउस्ट नहीं किया 2014 में, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन के ऑटोनॉमस रीजन क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। इसके बाद यूक्रेन की फ्रेंडशिप EU एंड नेटो के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई, जिनके साथ फ्रेंडशिप रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि यूक्रेन EU या फिर नेटो को ज्वाइन करे। इसके बाद हमने 2021 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक स्पीच देखा ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, जहां वो बताते हैं कि दोनों हमेशा से एक रहे हैं। नवंबर 2021 आते आते हमने रशिया यूक्रेन के बॉर्डर में अराउंड 1 लाख ट्रूप्स स्टेशन देखे, जिसके बाद ग्लोबली सवाल उठा कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे से रशियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन के 2 सेपरेटिस्ट रीजन्स डोनेस्क एंड लुहांस्क को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे जैसे सिचुएशन एस्केलेट होती गई, 24 फरवरी 2022 आते आते रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन में। इन्होंने इनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए, सिटीज को ऑक्यूपाई किया, ढेर सारी कैजुअलिटीज भी हुई, जिसके चलते आज की डेट पे रशिया पर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। यूक्रेन में हेल्प भी भेजी जा रही है, बट आगे क्या होना है ये फ्यूचर ही अनफोल्ड कर पाएगा। इंडिया में प्रॉपर्टी इश्यूज होना तो काफी कॉमन है, तो इसी वजह से हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल वो प्रॉपर्टी है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, और यही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जब डिवाइड हो जाती है इंडिविजुअली तो उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। अब तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या तो विल के बेसिस में या कस्टम्स के बेसिस में डिवाइड होती आई है, पर उन प्रॉपर्टीज का क्या जिन पर विल नहीं बनी। तो इस पर आया 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहां सन्स को पार्टनर्स डिक्लेयर किया गया अपने फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पर यहाँ डॉटर्स को कोई राइट्स नहीं दिए गए। अब क्योंकि डॉटर्स को भी राइट्स प्रोवाइड करने थे, इसलिए आया 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट, जहां डॉटर्स को भी अपने फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स दिए गए।
बट सवाल बचता है उन डॉटर्स का जिनके फादर पास्ड अवे बिफोर 2005। तो इस पर आया एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इन 2020 इन द विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। इस जजमेंट में डॉटर्स को फुल को पार्सनरी बर्थ राइट्स दिए गए इन देयर फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस तो फाइनली सॉल्व हो गया, पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात अब भी रह गई, जिस पर आया है एक रीसेंट जजमेंट इन द अरुणाचला गोंडर वर्सेस पोन्नुस्वामी केस ऑफ 2022। इसे हम दो हिस्सों में समझेंगे। पहला, फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जिस पर कोई विल नहीं बनी। तो इस पर अब तक सन्स को पूरे राइट दिए गए थे, बट अब इस जजमेंट के बाद डॉटर्स को भी कंप्लीट राइट दिए जाएंगे इन द फादर्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दूसरी बात, इन दी फीमेल्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इफ शी डाइज इंटेस्टेट, यानी कि चाइल्डलेस, तो इस केस में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वापस से सोर्स के पास चले जाएगी, यानी कि अगर उन्होंने ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी तो ये उनके फादर्स के एयर्स को जाएगी, और अगर हस्बैंड या फादर इन लॉ से अक्वायर की थी, इनहेरिट की थी, तो ये उनके हस्बैंड के एयर्स को जाएगी, यानी कि बैक टू द सोर्स। अब क्योंकि इंडिया में रिजर्वेशन का इशू अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, वैसे ही एक इशू आया था मराठा रिजर्वेशन का, जिसकी पहली डिमांड 1997 में मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसके बाद 2009 से 2014 के बीच ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई इसके सपोर्ट में। 2014 आते तक कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मराठास को 16% का रिजर्वेशन ग्रांट किया, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इस स्टे को चैलेंज किया गया बीजेपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिजेक्ट किया। अब क्योंकि ये मराठास के फेवर में नहीं था, तो ढेर सारे मोर्चे निकाले गए 2016 से 2018 के बीच। 2019 के आते तक फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, जहां 16% रिजर्वेशन दिया गया मराठास को। इसके बाद एक पिटीशन फाइल की गई बॉम्बे हाईकोर्ट में, जहां सभी आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया, पर कहा कि इसे रिड्यूस किया जाए 16 से 12% तक। अब यह केस आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई मई 2021 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया अपना लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992 का, जहां यह बात की गई थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि मराठास का रिजर्वेशन ओवरऑल 50% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, एक्सीड हो रहा था, इसलिए इस बिल को कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है अफगान तालिबान का इशू। तालिबान ने अफगानिस्तान में मेजर एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे अगस्त 2021 में, पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर ने यहाँ एक कू के तहत 1978 में अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसका जवाब देते हुए यूएसए ने यहाँ आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड फंड्स को चैनलाइज किया अफगानिस्तान में वाया पाकिस्तान, जिससे टेररिज्म की ग्रोथ हुई और अलकायदा का भी फॉर्मेशन हुआ 1988 में। अब इन सब के तहत 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जो प्रो सोवियत गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी अफगानिस्तान में वो नहीं रही, एक वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को फिल करने के लिए तालिबान का जन्म हुआ 1994 में, जिनका रूल चला 1996 से लेकर 2001 के बीच। इन्होंने इस दौरान ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए, स्पेसिफिकली वुमेन के अगेंस्ट, इनके एजुकेशन पर, इनके मूवमेंट पर। पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी ऑर्गेनाइज किए, जो ग्लोबली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इसी वजह से इनकी फॉरेन एड्स पर रोक लगाई गई, सैंक्शंस लगाए गए, मिसाइल स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज की गई, जो तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके जवाब में इन्होंने यूएसए में 2001 में 9/11 का अटैक ऑर्गेनाइज किया, जिससे यूएसए को काफी परेशानी हुई और इन्होंने एक वॉर वेज कर दी अगेंस्ट टेररिज्म इन अफगानिस्तान और अपनी ट्रूप सेंड करी अफगानिस्तान में। इनका यह मानना था कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, जो कि काफी हद तक इन्होंने किया, तालिबान को भी कॉर्नर किया। अभी रिसेंटली 2021 में यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि 9/11 की 20th एनिवर्सरी में ये यहाँ के अपने सभी ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। अब इसके तहत एक और वॉइड क्रिएट हो गया, क्योंकि अब यूएसए बैक गवर्नमेंट वहां नहीं रही। इस वॉइड को फिल करने के लिए तालिबान फिर से री इमर्ज हुआ और इन्होंने इनके सारे एरियाज को फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके तहत आज के डेट में अफगानिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि तालिबान का रूल एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम फार्म लॉज के बारे में भी देख लेते हैं, जिनसे रिलेटेड ढेर सारे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हमने कंट्री भर में देखे।
स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश में। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 5 जून 2020 में, जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसके बावजूद इसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गया 27 सितंबर 2020 को और इसके बाद ये एक एक्ट बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा दिया 2021 में जनवरी 12 को, यानी कि ये करीब 221 दिनों के लिए इफेक्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 3 मेंबर कमिटी भी अपॉइंट की थी ताकि वो रिपोर्ट सबमिट कर सके, जिसकी रिपोर्ट रिसेंटली इन्होंने सबमिट की है। अब क्योंकि हम फार्म लॉस की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर 3 एक्ट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनके नाम देख लेते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इन सभी एक्ट्स के अपने अपने फीचर्स थे जो गवर्नमेंट के हिसाब से फार्मर्स के बेनिफिट के लिए थे। बट यहाँ फार्मर्स का सपोर्ट ना दिखते हुए और इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट के चलते गवर्नमेंट ने इसका रिपील अनाउंस किया 19 नवंबर को एंड इन द रीसेंट विंटर सेशन फार्म लॉज रिपील एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिस पर अब प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल चुकी है। तो इसी के साथ हमने पिछले साल के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स को यहाँ कवर कर लिया। आई होप दिस वॉज ऑफ हेल्प टू यू। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इंटरैक्टिव लॉ रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। Thank you so much for joining with us. Now I shall see you in the next one.